मैं आपका दोस्त अमित। आज हम बात करने वाले हैं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में। उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मैं आपको मात्र नहीं पढ़ा रहा हूँ, हो सके तो आपके सामने यदि अधिनियम हो तो आप अपने सामने कॉपी रखिए, जिससे आप उसको हर चीजों को मिला पाएंगे कि आपको क्या बताई जा रही है। जैसा आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, उम्मीद रखता हूँ आप भी वैसा ही याद करेंगे। और यदि आपको वीडियो समझ में आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए आज हम बात करते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में। तो जब यह अधिनियम पेश किया गया था उस समय वर्ष था 1989 और क्रमांक था इसका 33। तो ये 1989 में 33 नंबर के क्रमांक पे इस अधिनियम को पारित किया गया था। राष्ट्रपति के द्वारा इसे जो स्वीकृति दी गई है 11 सितंबर 1989 को इसे स्वीकृति दी गई है। हम याद रखेंगे कि एसटी एससी वाले व्यक्ति को जब भी सताया जाएगा तो 11 नंबर की बस से हमें तैयार रहना है। तो 11 सितंबर जब भी एसटी एससी वाले व्यक्ति को सताया जाएगा तो हमें अपनी 11 नंबर बस अर्थात पैरों से तैयार रहना है। तो 11 सितंबर 1989। अब हम देखते हैं कि अधिनियम लागू कब हुआ है। तो 30 जनवरी 1990 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो कि लागू हुआ है वो हुआ है 30 जनवरी 1990 को। आप याद रखेंगे कि 30 दिन हमें उनके प्रोडक्शन की बात करनी है। तो 30 जनवरी 1990। कुछ प्रमुख उद्देश्य की हम बात करते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य इस प्रकार से है, अत्याचार को रोकना, अत्याचार निवारण के लिए न्यायालय, विशेष न्यायालय का प्रबंधन, पीड़ितों को राहत एवं सहायता। अब हम बात करते हैं अधिनियम की धाराओं के बारे में। तो अधिनियम में कुल 23 धाराएं हैं। सबसे पहला है नाम, विस्तार व प्रारंभ। तो जिस तरीके से हम जानते हैं कि इसका नाम है अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। फिर हम बात करते हैं इसका विस्तार कहां पर है। तो संपूर्ण भारत में है, मात्र जम्मू कश्मीर को छोड़कर। प्रारंभ की बात करें तो 30 जनवरी 1950, हमें 30 दिन ध्यान रखना है और हर जन का ध्यान रखना है। तो 30 जनवरी। हम बात करते हैं दूसरा धारा जिसमें दिया हुआ है परिभाषा। तो संविधान में 366 अनुच्छेद का खंड 24-25। तो संविधान में 366 अनुच्छेद का खंड 24-25 इसके डेफिनेशन को बताता है। हम बात करते हैं तीसरी धारा की, जिसमें बात की गई है अपराधों के लिए दंड। आप देख पा रहे होंगे 3 लिखने में जो 3 आ रहा है, दंड लिखने में भी वही हमें 3 शब्द देखने को मिलते हैं। तो धारा 3 में बताया गया है दंड के बारे में। हम विशेष अपराधों की जानकारी देखते हैं कि किन किन अपराधों के लिए किस प्रकार के दंड दिए गए हैं। तो पहला है आपका खाद्य पदार्थ, फिर है परिसर में मलमूत्र त्यागना, कचरा फेंकना, पशु शव को डालना, बलपूर्वक कपड़े उतारकर उनके चेहरे पे काला रंग पोत देना, भूमि हस्तांतरित कराना, भूमि से बेदखल कर देना, मिथ्या विधिक कार्यवाही करना अर्थात उनके खिलाफ कोई गलत कानूनी कार्यवाही करना, महिला की लज्जा भंग करना, व्यक्ति को बेकार कर देना व मतदान करने से रोकना। कुछ और अपराध है जैसे कि मिथ्या सूचना देना, जलाशय व स्रोतों को गंदा करना, महिलाओं का लैंगिक शोषण करना, व्यक्तियों का मार्ग अवरोध करना, घर या गांव से बलपूर्वक खाली कराना। तो हम देखते हैं जो इस तरह के जितने भी अपराध होते हैं इनके लिए जो अधिनियम के द्वारा सजा नियुक्त की गई है वह सजा है मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 5 साल। तो इन सभी अपराधों के लिए 6 महीने से लेकर 5 साल की सजा का प्रावधान है। आर्थिक दंड की यदि बात की जाए तो वो डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का अपराध था और उसके लिए कितना दंड दिया जाएगा। पर इसके कुछ विशेष अत्याचारों को अलग से बताया गया है। आइए हम देखते हैं वह अत्याचार क्या है। जैसे पहला, मिथ्या साक्ष्य देने पर यदि मृत्यु दंड हो सकता है तो आजीवन कारावास और फांसी हो जाती है तो फांसी की सजा। इसका मतलब ये है कि आपने यदि गलत साक्ष्य दिए थे जिसके कारण से उस व्यक्ति को यदि मृत्यु दंड की सजा मिली है तो आपको आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। परंतु यदि आपके साक्ष्य देने से उस व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई है और बाद में पता चलता है कि जो आपके द्वारा साक्ष्य दिए गए थे वह साक्ष्य गलत पाए जाते हैं तो आपको भी फांसी की सजा हो सकती है।
दूसरे अपराध की तरफ आते हैं। यदि मिथ्या साक्ष्य देने से 7 वर्ष की सजा हो तो मिनिमम 6 माह और मैक्सिमम 7 वर्ष की सजा और आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके द्वारा यदि गलत साक्ष्य दिए जाएंगे और उस ST/SC वाले व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा होती है तो कम से कम 6 माह और अधिकतम 7 वर्ष की सजा और साथ में दंड का भी प्रावधान किया गया है। अगला हम देखते हैं, संपत्ति पर आग लगाना या विस्फोट करना, इसके लिए 7 वर्ष की कारावास और आर्थिक दंड। यदि आप उसकी चल या अचल संपत्ति को आग जनित करते हैं या विस्फोट लगा देते हैं तो इस कारण से आपको 7 वर्ष का कारावास प्लस आर्थिक दंड का भी भुगतान करना होगा। अगली हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, PSC में अलग क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ST/SC व्यक्ति के पूजा स्थल, मानव आवास में आग या विस्फोट करने पर आजीवन कारावास। आपने यदि ST/SC व्यक्ति के मंदिर में या जहां पर वो रहते हैं उस जगह पर यदि आपने आग लगा दी या कुछ विस्फोट वाला कार्य करते हैं तो आपको आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। आइए हम देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा, आपने देखा नाम विस्तार व प्रारंभ। तो सबसे पहले आप किसी भी व्यक्ति का नाम पूछते हैं, उसका विस्तार कहां पर है वो बात करते हैं और उसकी कब शुरुआत हुई थी। तो पहली धारा में है नाम विस्तार व प्रारंभ, दूसरी में है परिभाषा और तीसरे में 3 शब्द से लिखा जाता है दंड। तो अब धारा 3 में बताया गया है दंड। आइए हम देखते हैं धारा 4। धारा 4 कहती है कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड, अर्थात हमें 4 से याद रखना है चारों तरफ, तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन चारों तरफ सभी दिशाओं में करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताया गया है लोक सेवक अर्थात कोई भी पुलिस वाला व्यक्ति या कोई भी लोक सेवक अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं करता है, अपने कर्तव्यों की अवहेलना करता है तो मिनिमम 6 माह और अधिकतम 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है। आपको याद रखना है हमें चारों तरफ के कर्तव्य व अपनी ड्यूटीज का पालन करना चाहिए। आइए हम देखते हैं धारा 5। तो धारा 5 में बोलता है पश्चावर्ती दोष सिद्धि के लिए दंड। पश्चावर्ती का मतलब होता है पश्चात, तो पश्चात की मीनिंग पता है आपको बाद में, तो हम लिखते हैं 5 और पश्चावर्ती। तो धारा 5 में बोला गया है पश्चावर्ती दोष सिद्धि के लिए दंड, अर्थात कोई भी अपराध आप एक बार कर चुके हैं और दोबारा आपके द्वारा वही अपराध किया जाता है तो अभी तक हमने देखा कि सभी के लिए 6 माह मिनिमम सजा थी, अब सजा का प्रावधान हो जाएगा मिनिमम 1 वर्ष और मैक्सिमम जो भी अपराध किया गया है उसके हिसाब से। अब हम देखते हैं धारा 6, भारतीय दंड संहिता की उपबंधों का लागू होना। भारतीय दंड संहिता का मतलब है IPC, इंडियन पिनल कोड। तो IPC के सामने तो सभी के छक्के छूट जाते हैं, तो धारा 6 कहती है IPC के उपबंधों का लागू होना। आइए हम देखते हैं धारा 7। 7 धारा कहती है व्यक्तियों की संपत्ति का संपहरण। 7 संपत्ति 7 बोलने में देखने में बहुत कुछ एक सा लगता है, अर्थात यदि आपने किसी ST/SC व्यक्ति के साथ कुछ गलत कार्य किया था और आपके ऊपर हर्जाना आरोपित हुआ है जिसे आप चुकाने में असफल है तो न्यायालय चाहे तो आपकी संपत्ति को कुर्क भी कर सकती है। तो 7 की बात की गई है संपत्ति वाले में, तो धारा 7 कहती है व्यक्तियों की संपत्ति का संपहरण। आइए हम देखते हैं धारा 8। धारा 8 कहती है अपराधों के बारे में उपधारणा। उपधारणा का मतलब कहलाता है पहले से ही माइंड में चीजें डेवलप कर लेना, या हम देखें 8 जब आप लिखते हैं तो 8 लिखने में आपको देखने को मिलेगा 1 शून्य ये है और उसके ऊपर 1 शून्य और रखा हुआ है, धरा हुआ है। तो उपधारणा के लिए जो धारा बनाई गई है वो है आपका 8। अब उपधारणा में 2 बातें की गई हैं। पहला है वित्तीय सहायता, इसका मतलब ये है ST/SC के विरुद्ध यदि कोई अपराध किया जा रहा था और आपने उसमें वित्तीय सहायता प्रोवाइड की है तो आप भी बराबर दंड के हकदार होंगे। बाकी हम बात करते हैं भूमि विषय सामान्य होगा। इसका तात्पर्य यह है ST/SC के विरुद्ध यदि कोई अपराध कायम होता है और डिसीजन में यह पाया जाता है कि जो अपराध हुआ था उसका मेन मुद्दा या उसका जो बेसिक विषय था वो था भूमि, तो इसे ST/SC अपराध के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, इसे सामान्य अपराध के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। तो उपधारणा 1 शून्य के ऊपर 1 ऊपर रखा हुआ है, तो उपधारणा है आपकी 8 में। हम बात करते हैं धारा 9 की। तो शक्तियों का प्रदान किया जाना, 9 देवियों की शक्तियां होती है तो आप उससे याद रखेंगे धारा 9 को। तो केंद्र सरकार के पास जो भी शक्ति है, आयोग के पास जो भी शक्ति है
वह सभी बताई गई है धारा 9 में। आइए हम देखते हैं धारा 10 में है निष्कासन, वो भी अधिकतम 2 वर्ष के लिए। यहाँ पर धारा 10 में ये समझाया गया है जो भी व्यक्ति एसटी/एससी के विरुद्ध कोई भी कार्य करता है और अपराध कायम होता है, लगता है पुलिस को कि वह आगे भी चल के अपराध कर सकता है, तो उसे अधिकतम 2 वर्षों का निष्कासन दिया जा सकता है। तो धारा 10 में है निष्कासन। आपको याद रखना है जितने भी 10 नंबरी लोग होते हैं हमें उनका क्या कर देना है, निष्कासन कर देना है। तो धारा 10 बोलती है निष्कासन। आइए हम देखते हैं धारा 11 अर्थात 11, यदि